नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का जो फास्ट एंड फ्यूरियस बैच है उसके तहत सल्तनत काल की साहित्यिक रचनाओं के बारे में। बच्चों, ये जो फैक्ट्स हैं ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम में भी काम आने वाले हैं और साथ में रेलवे की जो अन्य परीक्षाएं जिसके नवंबर और दिसंबर में एग्जाम हो रहे हैं उनमें भी काम आने वाले हैं, और यूपीएससी, यूपीपीएससी और जितने भी स्टेट पीसीएस हैं सब में ये फैक्ट आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सल्तनत काल की जो रचनाएं हैं उनके बारे में, और उससे भी पहले हमें ये पता करना है कि सल्तनत काल कहते किसे हैं। बच्चों, आप सभी ने मुगल काल सुना है। मुगल काल से पहले जितने भी वंशों का शासन भारत के किसी भी क्षेत्र पर रहा उसे सल्तनत कालीन युग कहते हैं, और इसमें 5 वंशों का शासन मुख्यतः जिसका नाम लिया जाता है वो ममलूक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, खिलजी वंश और अपना क्या नाम है, तुगलक वंश। इन 5 वंशों की चर्चा इसमें की जाती है, और जो ये आपके हम फैक्ट कराने वाले हैं ये आपको सभी एग्जाम्स में फायदा देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हसन निजामी की। हसन निजामी ताजुल मासिर का रचनाकार था, और ताजुल मासिर पे आप लगाइए 7 स्टार, क्योंकि अगर 7 परीक्षाएं होती हैं तो 7 परीक्षाओं में एक बार यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और ताजुल मासिर जो और तबकाते नासिरी, ये 2 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जब भी सल्तनत कालीन कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो ये 100% प्रोबेबिलिटी है कि यही 2 बुक्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा और अन्य बुक्स पूछी ही नहीं जाती हैं। तो कौन कौन सी हो गई? तबकाते नासिरी और ताजुल मासिर, और दोनों पे ही आप 7 स्टार लगाइए। अगर 7 परीक्षाएं होती हैं तो 7 में से अगर सल्तनत का, पहली बात तो सल्तनत काल का अगर सवाल पूछा जाएगा तो 100% है कि यही 2 सवाल पूछे जाएंगे। 1-2 और भी पूछे जा सकते हैं लेकिन ज्यादातर प्रोबेबिलिटी इन्हीं की होती है। और अगर 7 परीक्षाएं होती हैं तो 7 में से एक परीक्षा में जरूर सवाल पूछा जाएगा सल्तनत काल के बारे में, और सल्तनत काल के बारे में अगर पूछ लिया तो इनके 2 के बारे में पूछा जाता है। अन्य भी ऐसी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, जो बुक्स लिखी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? अब्दुल कादिर बदायूनी, और कौन है? हसन निजामी, और कौन है? मिनहाजुद्दीन सिराज, और कौन है? ये अपना जियाउद्दीन बरनी। ये 4 लेखक हैं, ये 4 साहित्यकार हैं जो सल्तनत काल में से पूछे जाते हैं। इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हसन निजामी के बारे में, जिसने ताजुल मासिर की रचना की और इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया। गौरी के भारत में आक्रमणों की जानकारी इससे मिलती है। आप सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत में 17 से 18 बार आक्रमण किया। उसने खानवा का युद्ध भी लड़ा, उसने चंदेरी का युद्ध भी लड़ा, उसने तराइन का युद्ध भी लड़ा, और तराइन के पहले युद्ध में उसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी पिथौरा राय ने एक करारी शिकस्त दी थी। हालांकि पृथ्वीराज चौहान दूसरी लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई में हार भी गए थे। और आप सभी ने ये जो एक लाइन सुनी होगी कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट परिमाण, तहां ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो ये पृथ्वीराज रासों से इसका वर्णन मिलता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने यानी पिथौरा राय ने अपने शब्द भेदी बाणों से मोहम्मद गौरी की मतलब हत्या कर दी थी। तो ये मतलब जो कहानी है ये प्रचलित है, इसी प्रकरण से प्रचलित है, और यही वो मोहम्मद गौरी है जिस पर शब्दभेदी बाण पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने यानी राय पिथौरा राय ने चलाया था। और इसकी जानकारी कौन सी किताब से मिलती है? ताजुल मासिर से मिलती है। और ताजुल मासिर किसने लिखी? हसन निजामी ने लिखी। तो ये 4-5 जो फैक्ट हैं ये मैंने आपको बता दिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इससे रिलेटेड पीडीएफ जो है, जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे वैसे ही हम आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? अनंत आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर जाना है और हमें सब्सक्राइब कर लेना है, और बैनर पर ही हमारे सभी 6-7 जो लिंक हैं जो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है सभी के लिंक्स दे रखे हैं। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप, हमारी एप्लीकेशन, हमारी वेबसाइट सभी को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे तबकाते नासिरी लिखने वाले मिनहाजुद्दीन सिराज की। ये 2 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनको आपको याद रखना है। तबकाते नासिरी में किस चीज का वर्णन है? यह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, ये जो नासिरी शब्द आया है ये नासिरुद्दीन महमूद के नाम से आया है। यह सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के संरक्षण में रहा और उसी को अपना ग्रंथ समर्पित भी किया। ठीक है, और यह मुख्य काजी था। काजी कौन थे? न्याय व्यवस्था से संबंधित थे और न्याय निर्णय करते थे। जिस प्रकार से अभी कोर्ट होते हैं उस समय काजी होता था, जैसे मतलब जज होते हैं उसी प्रकार से काजी होता था।
और उसके बाद अमीर हसन देहलवी, दहलवी का शब्द दिल्ली से है। जो कई लोग जो क्या कहते हैं दिल्ली के वासी थे या मतलब इंपॉर्टेंट लोग थे, वो अपने नाम के पीछे दहलवी लगा लेते थे। फवाद उल फदा, फवाद इसकी रचना थी और ये बलबन के संरक्षण में रहा। बलबन के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उसका पुत्र उसके जीवन काल में मर गया था, जो कि उसका उत्तराधिकारी था। तो बलबन के बाद उसके वंश के किसी भी व्यक्ति को सत्ता नहीं मिली और शायद उसका नाम नासिरुद्दीन महमूद ही था, जिसके लिए तबकात नासिरी लिखी गई। और बलबन के बारे में हम आपको यह भी बताएंगे कि इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। ठीक है, इसने क्या किया, बलबन ने अपने ही सगे संबंधियों पर भी यातनाएं दी, उनको भी क्या कहते हैं सजाएं दी। और इसने किसी भी प्रकार के मतलब जितना भी कुलीन जो वर्ग था, उनकी शान और शौकत दिखाने वाले जितने भी कार्यक्रम थे, बलबन ने उस पर रोक लगाई। और इसने कहा कि राजा का जो काम होता है, राजत्व की जो अवधारणा है, वो बलपूर्वक मतलब नैतिकता स्थापित करने में है। तो इसीलिए इसने लोह एवं तलवार की नीति या रक्त एवं तलवार की नीति इसने अपनाई बलबन ने। और बलबन के संरक्षण में ही कौन रहा, अमीर हसन देहलवी रहा, जिसने फवाद उल फवाद की रचना की। और इसे भारत का सादी भी कहा गया। किसे कहा गया, अमीर हसन देहलवी को। तो जब भी प्रश्न आए कि इनमें से किसको भारत का सादी कहा गया, तो आपको लगाना है अमीर हसन देहलवी को। और यह निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। तो निजामुद्दीन औलिया कौन है, निजामुद्दीन औलिया वही है जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और निजामुद्दीन औलिया का ही शिष्य कौन था, निजामुद्दीन औलिया का ही शिष्य था अमीर खुसरो। और जिस दिन निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई, उससे अगले दिन ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो गई। तो ये भी जो फैक्ट हैं, ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि इनमें से निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था। तो अमीर खुसरो भी और अमीर हसन देहलवी भी, ये दोनों ही निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उसके बाद बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जियाउद्दीन बर्नी के बारे में। और बर्नी को बार बार पूछा जाता है क्योंकि बर्नी ने बहुत सारे जो भी उस समय इस्लामिक शासक थे, जो सल्तनत कालीन शासक थे, उनमें से बहुत सारे लोगों को क्रिटिसाइज किया और उनकी नीतियों का एक मतलब समालोचना की भी, मतलब उनके लिए एक मतलब क्रिटिक्स दिया। तो ये क्या हुआ कि तारीख फिरोज शाही भी इसने लिखी, फतवाए जहादारी भी इसने लिखी। फतवाए जहादारी पे आप लगाइए 5 स्टार, फतवाए जहादारी पर। और कुव्वत उल तारिक पर आप लगाइए 3 स्टार। ठीक है, सनाए मोहम्मदी हसरतनामा। तो यहां से हमें 3 चीजें निकलकर आती हैं। एक तो फतवा ए जहादारी, एक फैक्ट, दूसरा कुव्वत उल तारिक, दूसरा फैक्ट, और तीसरा हसरतनामा। तो ये जो 3 चीजें हैं जियाउद्दीन बर्नी के, आपको याद रखनी है। कौन सी, कुव्वत उल तारिक, और कौन सी, फतवा ए जहादारी और हसरतनामा। ये 3 चीजें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछी जाती हैं जब भी जियाउद्दीन बर्नी का नाम आता है। मैंने आपको 4 नाम बताए। एक तो पहला हसन निजामी, दूसरा जियाउद्दीन बर्नी, तीसरा मिन्हाजुद्दीन सिराज, और तीसरा और चौथा कौन हुआ, चौथा हुआ अब्दुल कादिर बदायूनी। इन 4 के बारे में ही चर्चा मिलती है, इन्हीं के बारे ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है और ज्यादातर फैक्ट इन्हीं 4 के बारे में पूछा जाता है, जिसमें से 3 हम अभी आपको बता चुके हैं। जियाउद्दीन बर्नी 17 वर्षों तक मोहम्मद तुगलक के संरक्षण में रहा। तारीख फिरोज शाही में इसने फिरोज शाह तुगलक को आदर्श बताया और इसमें बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक का वर्णन किया गया। किसने किया, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा। और इसी जियाउद्दीन बर्नी ने ही कहा था, जब मोहम्मद तुगलक की क्या कहते हैं जब असमय मृत्यु हुई, तो जियाउद्दीन बर्नी ने ही कहा कि बादशाह जो सुल्तान जो है, सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, क्योंकि मोहम्मद तुगलक ने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे, जैसे सांकेतिक मुद्रा का चलाना, अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां ले जाना, दौलताबाद यानी देवगिरी ले जाना। तो ऐसे बहुत सारे निष्फल प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। इसीलिए और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ही एक टर्म चलती है, तुगलकी फरमान, मतलब जबरदस्ती का फरमान। तो ये वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसके बारे में जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। कब कहा, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई। आगे चलते हैं। बद्रे चाच, बद्रे चाच के नाम से ही आपको पता चल जाएगा, इसने दीवाने चाच लिखी और शाहनामा लिखी।
ठीक है, ये बहुत ही ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, पूछा बहुत ज्यादा जाता नहीं है। तो मोहम्मद तुगलक के संरक्षण में रहा और उसकी प्रशंसा में कसीदे लिखे। देखिए आपको कौन कौन से, एक तो आपको मिल जाएगा जियाउद्दीन बर्नी जो मोहम्मद तुगलक के संरक्षण में रहा। दूसरा मोहम्मद तुगलक के संरक्षण में कौन रहा, बद्रे चाच जिसने लिखा दीवाने चाच और शाहनाना। और शम्स सिराज अफीक, शम्स सिराज अफीक ने लिखी तारीख फिरोज शाही, और किसके बारे में लिखी, फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखी। फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में रहा और उसके शासन की प्रशंसा की। इसने रचना वहां से प्रारंभ होती है जहां बर्नी की तारीख फिरोज शाही खत्म होती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां जियाउद्दीन बर्नी लिखा हुआ है और यहां भी तारीख फिरोज शाही लिखी है। तो दो तारीख फिरोज शाही थी, एक तो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी और दूसरी लिखी शम्स सिराज अफीक ने। जहां पर जियाउद्दीन बर्नी की तारीख फिरोजशाही खत्म होती है, वहीं से किसकी तारीख फिरोजशाही खत्म होती शुरू होती है, शम्स सिराज अफीक की। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इस पर आप लगा लीजिए 3 स्टार। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से तारीख फिरोजशाही के कौन कौन से मतलब लेखक हैं। अगर आपसे मान ले शम्स सिराज अफीक पूछा मतलब ऑप्शन में दिया गया है और आप अगर कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि जियाउद्दीन बर्नी तो कहीं नहीं है, तो ये प्रश्न कहीं गलत तो नहीं है। बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर जियाउद्दीन बर्नी दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर शम्स सिराज अफीक दे रखा है तो इसको भी आपको सही उत्तर मानना है। जहां बर्नी की तारीख फिरोजशाही समाप्त होती है, वहीं पर किसकी फिरोजशाही तारीख फिरोजशाही शुरू होती है, शम्स सिराज अफीक की। चलिए मोहम्मद बिन मोहम्मद खानी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस पर स्टार मत लगाइए। तारीख मोहम्मद लिखी, मोहम्मदी से मोहम्मद, बस आप इतना याद रख सकते हैं। बहुत ज्यादा फैक्ट अच्छा नहीं है, मतलब बहुत जरूरी फैक्ट नहीं है। आइनुल मुल्क मुल्तानी, इंसा ए महरू या मुंशान मसरूह, मुंशान मसरूह लिखे, यहाँ पे महरूर जो लिखा ना ये मशरूह कर लीजिए आप, मुंशान मशरू या इंसान महरू, ये किताब लिखी और ये किसके संरक्षण में रहा, अलाउद्दीन खिलजी, मुगल मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक काल में विभिन्न उच्च पदों पर आसीन रहा। कौन, आइनुल मुल्क मुल्तानी। ठीक है, जब कोई ऐसा फैक्ट पूछना हो, और ज्यादातर अगर इस फैक्ट के बारे में पूछा गया तो ये यूपीएससी से ही पूछा जाएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस हो गए या अन्य स्टेट पीसीएस हो गए या रेलवे के एग्जाम हो गए या अन्य वनडे एग्जाम हो गए, उनमें इतना मतलब कठिन जो फैक्ट है वो नहीं पूछा जाता। वहां तो 4 ही पूछे जाते हैं। कौन कौन पूछे जाते हैं कि तारीख फिरोजशाही के लेखक कौन है, या तो शम्स सिराज अफीक दिया होगा या फिर जियाउद्दीन बर्नी दिया होगा, या फिर अन्य 4 जो इंपॉर्टेंट लेखक मैंने बताए हैं। कौन कौन, अब्दुल कादिर बदायूनी, मिनहाजुद्दीन, और दूसरा कौन, अब्दुल कादिर बदायूनी और जियाउद्दीन बर्नी और हसन निजामी और मिनहाजुद्दीन सिराज, ये 4 मैंने बताए, ये 4 इंपॉर्टेंट हैं। इससे अलग क्वेश्चन बहुत ही कम आता है। उसके बाद याहया बिन अहमद सरहिंदी, इसने तारीख मुबारक शाही लिखी और यह सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में रहा। मुबारक शाह के संरक्षण में ही इसने कसीदे लिखे और मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही इसने लिखी। और यह सैयद वंश का इतिहास जानने का, देखिए सैयद वंश के बहुत सारे राजा हुए नहीं, 2 इंपॉर्टेंट राजा हुए, जिसमें पहला खिज्र खां था, ठीक है, और दूसरा था मुबारक शाह। यही 2 इंपॉर्टेंट राजा हुए और इनमें से ही एक मतलब मुबारक शाह के बारे में याहया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही लिखी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर यह पूछा जाए कि सैयद वंश का इतिहास जानने की एकमात्र किताब कौन सी है, तो आपको तारीख मुबारक शाही का नाम लेना है। उसके बाद शेख जमालुद्दीन, जमाली कम्बू भी से कहा जाता था, शेरुल आरफीन और मेहरू माह, ये किताबें इसने लिखी। लोदी काल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे और सिकंदर लोदी के दरबारी कवि थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रख लेना है। अगर सिकंदर लोदी के दरबारी कवि के बारे में पूछा जाना है तो शेख जमालुद्दीन या जमाली कम्बू का नाम आपको बताना है। उसके बाद अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी, जो अबुल फजल थे, अकबर के टाइम के जो अबुल फजल थे, ये नाम उनसे अलग है, क्योंकि ये जो अल बेहाकी है ये वो वाले व्यक्ति नहीं है जिन्हें हम अबुल फजल मतलब के नाम से जानते हैं, जो कि फैजी के भाई थे। ठीक है, ये जो अबुल फजल है ये दूसरे हैं। इन्होंने तारीख मशहूदी नामक किताब लिखी और महमूद गजनवी के दरबार में था, इतिहास आदि का विवरण लिखा। तो
जब महमूद गजनवी के दरबार के बारे में पूछा जाए तब आप अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी का नाम ले सकते हैं। उसके बाद ख्वाजा इसामी, ठीक है, इसने लिखी फुतुहतुस सलातीन, मोहम्मद गजनवी से मोहम्मद तुगलक तक का इतिहास। यह पुस्तक बहमनी वंश के प्रथम शासक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। कौन सी? फुतुहुस सलातीन, फुतुहुस सलातीन। और फिरोज शाह तुगलक। जब बच्चों फुतुहत का नाम आ जाए, फुतुहत का मतलब आत्मकथा से संबंधित होता है, तो जिसका भी नाम फुतुहत के बाद लिखा हो वही उसका लेखक भी होता है। तो फुतुहत ए फिरोज शाही मतलब फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा अध्यादेशों का संग्रह है। उसके बाद एक अज्ञात लेखक के द्वारा लिखी गई कौन सी? सिराते फिरोज शाही, और यह भी फिरोज शाह तुगलक के बारे में लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं 15वीं टर्म जो है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई सभी ग्रंथों के, सभी पुस्तकों के बारे में जानकारी है। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो इन्होंने क्या लिखी? इन्होंने पहली पुस्तक जो लिखी उसका नाम था किरान उस सादेन, और ये बुगरा खां और उसके बेटे कैकूबाद के मिलन का वर्णन करती है। उसके बाद मिफ्ताहुल फतेह, मिफ्ताहुल फतेह में जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान तथा मलिक छज्जू के विद्रोह के दमन का वर्णन है। और उसके बाद नूह सिपियर, नूह सिपियर में लिखा गया है भारत की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया गया है। चलिए मैं इस तरफ आ जाता हूं ताकि आपको सही से दिखाई देने लग जाए। उसके बाद आशिका उल अनवर, अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय का वर्णन, मंगोलों द्वारा स्वयं को कैदी बनाए जाने की घटना के बारे में, और देबल रानी और खिज्र खां के बीच का प्रसंग के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। खिज्र खां कौन से वंश का शासक था? खिज्र खां सैयद वंश का शासक था। उसके बाद में तुगलकनामा, और तुगलकनामा आप सभी को पता है किसके बारे में लिखा गया है? गियासुद्दीन तुगलक के बारे में लिखी गई है। अमीर खुसरो की अंतिम कृति है ये, और अमीर खुसरो की इसके बाद मृत्यु हो गई थी, जिसमें खुसरो शाह के विरुद्ध गियासुद्दीन तुगलक की विजय का वर्णन है। उसके बाद बहुत सारे अन्य जो लोक प्रचलित बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, जिसमें लैला मजनू एक प्रेम कहानी है, शीरी फरहाद एक प्रेम कहानी है, आईने सिकंदर, हस्त बिहिश्त, तारीखे दिल्ली, ये भी ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए? अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए। बच्चों जो चार बाग शैली है, या जो एक स्थापत्य शैली है सल्तनत कालीन की, जिसमें स्वर्ग के या मतलब जन्नत के आधार पर एक किसी भी भवन को या किसी भी परिसर को बनाने की जो घटना है, उससे ही रिलेटेड किताब है हस्त बिहिश्त, और इसमें इसी स्थापत्य कला का वर्णन है। और ये किसके द्वारा लिखी गई? ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। उसके बाद इब्ने बतूता, इब्ने बतूता आपको पता है 14वीं सदी में भारत आया था, और किसके काल में पहुंचा था? 1333 में ये मुगल नहीं, और सल्तनत काल के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया भारत में। तो कब आया? 1333 में आया। तो कौन सी सदी बनी? 14वीं सदी बनी। और किताबुल रेहला, या फिर रेहला भी आप कह सकते हैं, रेहला किसका ग्रंथ है? ये इब्ने बतूता का ग्रंथ है, और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी लिखा है, और इब्ने बतूता ने अपने यात्रा वृतांत के बारे में भी लिखा है। और भारत से इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट है उसमें मोहम्मद बिन तुगलक की बात की है, और ये इसको दिल्ली में काजी भी बनाया था कुछ समय के लिए, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद शाहनामा की बात आती है, और शाहनामा का जब भी आए, शाहनामा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। फिरदौसी ने लिखा शाहनामा, और शाहनामा की जो विषय वस्तु है वो क्या है? महमूद गजनवी के राज्य शासन आदि से संबंधित है। देखिए यही इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये साहित्यिक रचनाएं थी जो हमने आपको सल्तनत काल के बारे में बताई। तो ये 17 रचना है जो मतलब जिसमें कि अमीर खुसरो की 10 से ज्यादा रचनाएं भी शामिल हैं, उसको हमने एक ही हेड के अंदर कवर किया है अमीर खुसरो के अंतर्गत। तो ये जो जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं ये आपको याद कर लेनी है, और ये फैक्ट बार बार पूछे जाते हैं। मैंने आपको 4 ऐसे लेखक भी बताए जिनके बारे में अगर सवाल पूछा गया तो 100 में से 70% उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा। अन्य यदि कोई सवाल पूछा जाता है तो वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, फिर वो किसी हाई लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा, जैसे पीसीएस परीक्षा में और यूपी पीसीएस परीक्षा में। तो बच्चों ये सभी फैक्ट, इससे बाहर आपको कभी कोई
मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम सभी क्वेश्चन आपके अगले वीडियो में करा देंगे। सल्तनत काल की जितनी रचना है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप सभी को ये सभी फैक्ट याद रखने हैं। साहित्यकालीन की जितनी भी सल्तनत काल की जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं उनसे सवाल जरूर पूछा जाता है, तो आपको इसे याद कर लेना है। इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ और वीडियो हम जल्दी अपलोड कर देंगे, तो आपको वहां से टेलीग्राम ग्रुप से इसका वीडियो ले लेना है और यूट्यूब से इसका वीडियो देख लेना है। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गौरव वैष्णव आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।